फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी संस्तुतियां और सुझाव। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत जांच करने के बाद प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में क्रमशः निम्नलिखित सुझाव और संस्तुतियां प्रस्तुत की है। आज हम देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए हैं, कौन कौन सी संस्तुतियां दी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। ये देखते हैं कौन कौन से सुझाव दिए। पहला सुझाव दिया है नीति। भारतीय शिक्षा आयोग ने वायसराय की इच्छा के अनुसार, किसके अनुसार? वायसराय की इच्छा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की जांच पर विशेष ध्यान दिया। किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में जो अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। देखते हैं यहाँ पर किस तरह के सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये दिया है कि प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्या उद्देश्य? पहला, जनसाधारण तक शिक्षा का प्रसार। केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी तैयार करना नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा दी जा रही है कि हाँ बच्चा परीक्षा पास करेगा और नेक्स्ट क्लास में जाएगा, उस शिक्षा में प्रवेश लेगा। इसका प्रसार होना चाहिए, जन साधारण तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। इसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम। अब प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? भारतीय भाषाएं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है वो कौन सी बोली बोलता है? अपनी मातृभाषा बोलता है। मातृभाषा में अगर उसको सिखाया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश करना चाहिए जो विद्यार्थी को स्वावलंबी बना सकें, जिन्हें वह अपने आप से भी पढ़ सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्यों के विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, कि राज्यों को भी इसमें क्या अपना योगदान देना चाहिए, विशेष रूप से प्रयत्न करने चाहिए और प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह निम्न पदों पर नियुक्तियां करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दें जिन्हें पढ़ने लिखने का सामान्य ज्ञान हो। तो यहाँ पे भी देखिए जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने का क्या है, ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसका भारत की पिछड़ी जातियों, जनजातियों आदि की शिक्षा का जो भार है वो सरकार को ही वहन करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे पहली से पांचवी तक की शिक्षा क्या है कि पहली से पांचवी तक की शिक्षा फ्री कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है भारतीय शिक्षा आयोग की आख्या के अनुसार। देखते हैं यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग क्या कह रहा है, उसके अनुसार क्या बातें की गई हैं। जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, उनका प्रसार एवं उनका सुधार भी शिक्षा के क्षेत्र का अंग घोषित किया जाए, कि अगर उसमें कुछ सुधार किया जाना है शिक्षा में तो वो भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उसे सुधार कर सकते हैं, जिसकी और राज्य से अनवरत प्रयत्न पहले से भी अधिकाधिक मात्रा में अब केंद्रीभूत किया जाए कि उन्हें क्या और अच्छा बनाया जाए। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट, पहला था नीति और दूसरा है प्रशासन। इंग्लैंड में 1870 में एवं 1876 ईस्वी के शिक्षा अधिनियमों के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व कंट्री काउंसिल्स, शिक्षा का अधिकार कंट्री काउंसिल्स को दिया जाए, और इसका अनुकरण कर लॉर्ड रिपन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का भार जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं को सौंप दिया। आप लोग देखते होंगे आजकल ऐसे स्कूल नगर पालिकाओं और जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल और म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल। इस प्रकार इस व्यवस्था के द्वारा सरकार ने जन साधारण को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त कर लिया। तो सरकार इस तरह से जो है
अब मुक्त हो गई है। अब इसका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं बल्कि किस पर आ गया है, जिला परिषदों पर आ गया है और नगर पालिकाओं पर आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आर्थिक व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा के आय व्यय के संबंध में आयोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो किसमें दिया, आय और व्यय के संबंध में। आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं आप। आय के साधनों के संबंध में आयोग का विचार है कि प्रांतीय सरकारें और स्थानीय सरकारें, यहाँ देखिए पहले प्रांतीय और स्थानीय प्राथमिक शिक्षा के लिए एक एक पृथक कोष की व्यवस्था करें। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि बैंक खोले जाते हैं इस तरह से कोष भी खोले जाते हैं स्कूलों में। व्यय के संबंध में आयोग का सुझाव था कि ग्रामों एवं नगरों से प्राथमिक विद्यालयों के कोष पृथक पृथक कर दिए जाएं, जिससे ग्रामों में व्यय की जाने वाली धनराशि नगरों में व्यय न हो सके। कि अगर शहरों में जो स्कूल खोले गए उसका वहन अलग हो और गांवों में जो स्कूल खोले गए उनका वहन अलग हो, उनके व्यय का पता चले और क्या है शहरों में जितने खर्च हो रहा है उसका खर्च पता चले। आयोग ने यह भी संस्तुति की है कि जो धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की जाती है वह अन्य शिक्षा के लिए प्रयुक्त ना की जाए। तो जो धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए दी गई है, कि पैसा तो आ रहा है, पहले क्या होता था कि पैसा तो आ रहा है लेकिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्राथमिक शिक्षा के लिए जितनी भी धनराशि दी जा रही है वो सारी प्राथमिक शिक्षा पर भी खर्च की जाए, कहीं और खर्च ना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के निर्धारण का विषय आयोग ने प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया, जिसे वे स्थानीय आवश्यकताओं, रुचियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करें। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम क्या बनाएगी, वो प्राथमिक स्कूल के जो पाठ्यक्रम है इनका विषयों का भी निर्धारण किया गया, विषय भी इनके चूज किए गए। आयोग ने प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दिया कि जिसे वे स्थानीय आवश्यकताओं, रुचियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करें। कि छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षाओं में और उनकी रुचियों के अनुसार किताबें नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही साथ आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जीवन उपयोगी विषयों को भी पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित किया जाए, जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग के लिए मैथ्स को डाल दिया है। इस तरह से क्या जीवन उपयोगी क्या है विषयों को भी पाठ्यक्रम में अवश्य डाला जाए, सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कृषि, भौतिक विज्ञान, क्षेत्र समिति, भूगोल, चिकित्सा, बही खाता आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने संबंधी सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि ये विषय जीवन में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कि ये सारी चीजें जो है हमेशा से ही बच्चों को क्या है जरूरी है बच्चों के लिए, तो ये सारे विषय उसमें होने चाहिए। शैक्षिक स्तर का उन्नयन। अब देखते हैं शैक्षिक स्तर का उन्नयन कैसे हुआ। प्राथमिक स्तर की शिक्षा का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाए। एक नॉर्मल स्कूल भी उसमें आना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अध्यापकों का प्रशिक्षण। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने तथा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। जिसमें कि पहला ये है प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से वे सभी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मांगों की पूर्ति कर सके। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में जो है कम से कम एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया जाए, ये पहले भी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल स्कूलों को सफल बनाने के लिए क्या एक आवश्यक है कि प्रत्येक निरीक्षक अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय का जो है ध्यान रखें और इसके संचालन की व्यवस्था भी करें। नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ है प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है
उसी में से प्रारंभिक विद्यालयों के निरीक्षक तथा नॉर्मल स्कूलों की भी व्यवस्था की जाए। दूसरा, देसी पाठशालाओं के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत की देसी पाठशालाओं का अध्ययन करते हुए उनके महत्व को अच्छी तरह समझा, जिनमें देश के करोड़ों बालक बालिकाएं विद्वान पंडितों एवं मौलवियों के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस महत्व को समझाते हुए आयोग ने ये लिखा है, देखिए आप देसी पाठशालाओं के बारे में क्या लिखा है आयोग ने, ये अत्यधिक संघर्ष होने पर भी जीवित रहते हैं। कितना भी संघर्ष हो लेकिन फिर भी चलते ही रहते हैं, और इस प्रकार इन्होंने सिद्ध किया कि इनमें जीवन शक्ति एवं लोकप्रियता दोनों है। यदि देसी विद्यालयों को मान्यता और सहायता दे दी जाए तो यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज्य प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात की है, अगर प्राथमिक शिक्षा में जो है बहुत अच्छा सुधार कर लिया जाए तो वो राष्ट्रीय शिक्षा की राज्य प्रणाली में भी लाभप्रद स्थान ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पे सुझाव भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से सुझाव दिए हुए हैं। आयोग ने देसी पाठशालाओं के उपयुक्त महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके सुधार और विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए। आप देखते हैं देसी पाठशालाओं को किस तरह से सुधार किया जा सकता है उनमें। पहला दिया हुआ है, समस्त देसी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। तो देसी जो पाठशालाएं जो गांव में चलती हैं उन पाठशालाओं को क्या है, सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इनके संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्ड को सौंपा जाए। नगर पालिका और जिला बोर्डों को इनका उत्तरदायित्व सौंपा जाए संचालन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है विद्यार्थियों पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जाए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, जिससे सभी जन जन तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। इनमें अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है या फिर बहुत गरीब है, तो ऐसे छात्रों को जो है छात्रवृत्तियां भी दी जाएगी। ये सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इनके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। पाठ्यक्रम में लाभपूर्ण विषयों का समावेश करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में क्या है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, वो पाठ्यक्रम को बार बार चेंज नहीं करना है, लाभपूर्ण विषयों का समावेश करें जिससे कि बच्चों को थोड़ा इससे लाभ हो, फायदा हो, ऐसे विषय भी डाले जाएं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इन पाठशालाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए, कि जैसे कि प्राथमिक स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। अब देख लेते हैं, अब तक हमने पढ़ा प्राथमिक शिक्षा के बारे में, अब देखते हैं हम आयोग ने क्या कहा है माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने दो बातों के संबंध में अपने सुझाव दिए। आप देखते हैं कौन सी है वो दो बातें। पहला ये है कि प्रसार के उपाय, कि किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा ये है कि दोष निरोधक उपाय, तो इनके दोषों को किस तरह से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इनको विस्तार से, कि इसमें पहला पॉइंट था प्रसार के उपाय। प्रसार के उपाय में देखिए पहला ये दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग का सुझाव है कि सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा योग्य और अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का, तो यहाँ पे देखिए अनुदान की बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान होना चाहिए, इसका कार्यभार सौंप दिया जाए। सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा योग्य और अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का जो है कार्यभार सौंप दिया जाए। जिनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन लोगों को जो है इनका कार्यभार सौंपा जाए और सरकार इस क्षेत्र में स्वयं व जल्दी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए।
सेकेंड है, जिन क्षेत्रों की जनता निर्धन होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का भार अपने हाथों में नहीं ले सकती, वहां पर आयोग का सुझाव है कि ऐसे स्थानों में सरकार अपने स्कूल खोल सकती है। देखें यहाँ पे बताया जनता निर्धन होने के कारण जो है माध्यमिक शिक्षा का भार अपने हाथ में नहीं ले सकती है, तो क्या है कि सरकार भी अपने स्कूल खोल सकती है ऐसी जगह। किंतु ऐसे माध्यमिक स्कूलों की संख्या जिले में एक से अधिक ना हो कि स्कूल तो खोले जाए। अब ऐसा नहीं कि हर कोई स्कूल खोल के बैठ जाए, सरकार ने 10-12 स्कूल खोल दिए और फिर बच्चे प्राइवेट स्कूल में फिर कहाँ पढ़ेंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि स्कूलों की जो संख्या है वो कम से कम एक होनी चाहिए, सरकारी स्कूल जो खुलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है दोष निरोधक उपाय। अब दोष निरोधक उपाय में बताया माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने पाठ्यक्रम को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा का। अपाठ्यक्रम, ए कोर्स, उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, कोर्स ए है अपाठ्यक्रम। बी पाठ्यक्रम, ब पाठ्यक्रम, बी कोर्स, ये पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक हो। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को व्यवसायिक तथा असाहित्य कार्यों के लिए तैयार करना हो। तो यहाँ पे क्या है, नॉन लिटरेरी का। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये दिया है कि स्नातकों ग्रेजुएट्स का जो है प्रशिक्षण काल इनसे निम्न योग्यताओं के छात्र अध्यापकों की अपेक्षा कम हो। तो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा समय जो है प्राथमिक और माध्यमिक में लगता है उतना स्नातकों के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए इतना टाइम नहीं, प्रशिक्षण काल उनका जो है कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक शिक्षा का समावेश किया जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम, जहाँ अगर वो टीचर बनना चाह रहे हैं, प्रशिक्षण विद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या है कि शिक्षा का सिद्धांत और प्रायोगिक शिक्षा का जो है समावेश दोनों ही पढ़ाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है शिक्षा का माध्यम। अब शिक्षा का पाठ्यक्रम तो निश्चित हो गया, लेकिन शिक्षा का माध्यम क्या होगा। यद्यपि आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के संबंध में कोई निश्चित सुझाव नहीं दिए, किंतु यह कहा गया है कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है माध्यमिक शिक्षा के बारे में, मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी की अपेक्षा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक उचित होगा। तो मातृभाषा में क्या है, अच्छे से सीख सकेंगे। किंतु आयोग ने इसकी इतनी संस्तुति अवश्य की है, मिडिल स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य हो, अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ उच्च शिक्षा के संदर्भ में। अभी हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यहाँ पे ये दिया है कि कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय अध्यापकों की संख्या, महाविद्यालयों के व्यय और उनकी क्षमताएं, स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए कि अध्यापक कितने पढ़ाए जा रहे हैं, अनुदान तो दे रहे हैं लेकिन इसकी पूर्ति किसी को नहीं हो पा रही है, तो ऐसा अनुदान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कॉलेजों की जो सहायता अनुदान है, ये देने से पहले क्या है, अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों की संख्या देख लेनी है और महाविद्यालयों के व्यय देख लेने हैं कि उनके कितना खर्चा आ रहा है, और उनकी क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए कि उनको जितनी आवश्यकता है उतना दिया जाए। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आवश्यकता पड़े तो विद्यालयों के भवन निर्माण, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, भवन निर्माण, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और प्रयोगशाला इत्यादि के लिए पृथक पृथक रूप से जो है सहायता अनुदान दिया जाए, कि इनके लिए भी सहायता अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के व्यापक पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाए, कि बड़े बड़े पाठ्यक्रम भी इसमें रखे जाएं और जिससे विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुकूल विषयों का चयन कर सके।
इसमें क्या है, अपने बच्चा जो है अपना पाठ्यक्रम खुद चुन सकता है कि मुझे किस में रुचि है, मैं कौन सा विषय इसमें ले सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर उन्हें विदेश भेजने की व्यवस्था की जाए। कि जो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और उनके लिए क्या है, छात्रवृत्तियां दी जाए कि वो और आगे बढ़े और अच्छे से पढ़ाई करें, और उन्हें विदेश भेजने की भी व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रखी जाए। कॉलेजों में जो है बहुत बड़ा सिलेबस होगा, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होगा, इसलिए क्या है उसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या कम रखी जाए, ताकि बच्चों के कोई प्रश्न है तो आसानी से सुलझाया जाए और बच्चों को समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, और हर बच्चे पर ध्यान भी दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, समय समय पर इस प्रकार की व्याख्याओं की व्यवस्था की जाए जो विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास किया कर सके। तो इसलिए टाइम टाइम पर क्या है, मानवीय गुणों का विकास हो, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी होनी चाहिए, ऐसी क्रियाएं भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाए जिनके द्वारा उनमें मानवीय गुणों का विकास हो, कि ऐसी पुस्तकें भी हो पढ़ाई जाए जिनसे मानव के जो गुण हैं उनको विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है, कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। यूरोपीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा प्राप्त, यूरोप विश्वविद्यालय से जिन्होंने क्या है शिक्षा प्राप्त किया, ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और उनको ही प्राथमिकता दी जाए। आयोग ने राष्ट्रीय कॉलेजों की अपेक्षा सार्वजनिक कॉलेजों को प्रोत्साहन दिए जाने का भी समर्थन किया है। तो राजकीय कॉलेजों का संचालन उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां की जनता सार्वजनिक कॉलेज की स्थापना कर पाने में असमर्थ हो। जहां सार्वजनिक कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, वहां पर ही राजकीय कॉलेज खोले जाएं। इस प्रकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकार को उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। तो सरकार क्या है, इस दायित्व से क्या है, बिल्कुल अलग हो जाएगी और मुक्त हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको इस टॉपिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, सहायता अनुदान प्रणाली के संदर्भ में। अब देखते हैं अनुदान प्रणाली किस तरह से दी जाती है। सहायता अनुदान प्रणाली के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि प्रचलित रूप वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई थी उसका रूप भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न था। मतलब कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह से सहायता अनुदान प्रणाली दी जा रही थी। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा विभिन्न प्रांतों में प्रचलित सहायता अनुदान प्रणाली का जो अध्ययन करने पर उन्हें निम्नलिखित तीन रूप देखने को मिलते थे। पहला था बम्बई, जो कि अब मुंबई है, में परीक्षा फल वेतन प्रणाली, की परीक्षा फल रिजल्ट पर जो है वेतन प्रणाली। नेक्स्ट ये है कि मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, वे वेतन अनुदान प्रणाली, यहाँ वेतन अनुदान प्रणाली थी। तीसरा है यहाँ पर मध्य प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, कुछ सीमा तक पंजाब में नियतकालीन प्रणाली, यहाँ पे नियतकालीन प्रणाली थी, आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, शिक्षा आयोग द्वारा इन तीनों प्रणालियों के गुण एवं दोषों की विवेचना कर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए। अब देखते हैं शिक्षा आयोग ने किस तरह के गुण और दोष थे। पहला पॉइंट ये दिया है, परीक्षा फल वेतन प्रणाली को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयोग ना किया जाए बल्कि परीक्षा फल वेतन प्रणाली को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयोग ना किया जाए। किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाए। क्या? परीक्षा फल वेतन। अन्य प्रणालियों का अनुकरण करने की प्रांतों को पूरी स्वतंत्रता थी। अन्य प्रणालियों का अनुकरण मतलब कि कोई भी प्रणाली का जो है अनुकरण कर सकते थे और प्रांतों को जो है इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी।
सेकंड पॉइंट इसका है विभिन्न विद्यालयों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता अनुदान संबंधी नियमों में संशोधन किया जाए, कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है उपयुक्त नियमों का संशोधन करने में गैर सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों का अनिवार्य रूप से परामर्श लिया जाए। तो यहाँ पे क्या गैर सरकारी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका क्या प्रबंधकों का अनिवार्य रूप से जो है परामर्श भी लिया जाए, उनसे बातचीत भी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सहायता देने में प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, कि अगर उस स्कूल को आवश्यकता है और उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं तो उसे ही सहायता अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है सहायता अनुदान के नियमों को हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जाए और इन्हें गैर सरकारी स्कूलों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है सहायता अनुदान के नियम जो है कि किस तरह से सहायता अनुदान दिया जा रहा है उसे हिंदी भाषा में भी अनुवाद कराया जाए ताकि सभी को आराम से समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ पिछड़े क्षेत्रों वाले विद्यालयों का कम आय के साधनों वाले विद्यार्थियों को अधिक सहायता प्रदान की जाए, और जो पिछड़े क्षेत्र में जो रहते हैं तो नीचे क्षेत्र में जो रहते हैं जिनमें क्या है व्यवस्था नहीं हो सकती है पढ़ने की, तो ऐसे स्कूलों या फिर कम आय के साधन वाले विद्यालयों को जिनके आय के साधन बहुत कम है अधिक सहायता अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सहायता अनुदान प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात ना किया जाए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि विद्यालयों को निश्चित समय पर दी जाए, कि एक निश्चित समय हो कि इस टाइम पे सहायता अनुदान दिया जा सकता है और उसका अनावश्यक व्यय ना किया जाए, कि जैसे अभी बताया था कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा का जो व्यय है उसको व्यय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री आदि के लिए क्या है विद्यालयों को सहायता अनुदान एक निश्चित अवधि तक प्रदान किया जाए। इन सब के लिए भी क्या है एक निश्चित अवधि होनी चाहिए कि कब तक यह सहायता अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि सहायता अनुदान के नियमों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए जिससे सभी लोग इससे अवगत हो जाएं, कि समाचार आजकल न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं इसलिए क्या है समाचार पत्रों में क्या है प्रकाशित किया जाए, सभी न्यूज़ भी सुनते हैं, तो इस तरह से क्या है सहायता अनुदान प्रणाली के नियम सभी को समझ में आ जाएंगे और सभी उसको आराम से क्या है सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुदान ले सकते हैं और सारे निर्देशों का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों की आंतरिक भावना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा के संदर्भ में। ये आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा है। आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है, अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संभव विधि से इसका पोषण, किसका, स्त्री शिक्षा का पोषण किया जाए। स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए। कौन कौन से सुझाव दिए हैं। पहला, जन सहयोग। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बालिका विद्यालय से ऐसे स्त्री एवं पुरुषों को संबंधित किया जाए जो स्त्री शिक्षा में रुचि लेते हो। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है पृथक पाठ्यक्रम। आयोग का विचार है कि बालिकाओं का पाठ्यक्रम जो है बच्चों से अलग होना चाहिए। बालिकाओं के लिए जो है ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसका उपयोग उनके व्यवहारिक जीवन में हो। इसीलिए देखो होम साइंस जो है ज़्यादातर लड़कियों को मिलती है, तो ऐसे विषय, ऐसे पाठ्यक्रम रखे गए हैं जिनका उपयोग उनके व्यवहारिक जीवन में हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है महिला अध्यापिकाएं। बालिका विद्यालयों में यदि केवल महिला अध्यापिकाएं ही शिक्षण कार्य करें तो बालिकाएं शिक्षा के लिए आकर्षित होंगी। कि बहुत से जो घर वाले कहते हैं कि नहीं टीचर पढ़ाएगा तो नहीं, अजीब है, नहीं अच्छा नहीं है,
पता नहीं कैसा नेचर है। अगर लेडीज पढ़ाती है अगर लड़कियों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर वाले भी भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे स्कूल में। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शुल्क एवं छात्रवृत्तियां। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो है ये आवश्यक है कि उनकी शिक्षा निःशुल्क हो। क्या बहुत से घरों में क्या होता है, क्यों इतने पैसे दें, इसे तो पराए घर ही जाना है, क्यों इसकी पढ़ाई के लिए खर्चा करें, तो इसलिए बताया ये यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा रखी गई जिससे स्त्रियों को शिक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। सहायता अनुदान उन बालिका विद्यालयों को भी दिया जाए जिनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब निःशुल्क शिक्षा सरकार स्कूल तो कर रहे लेकिन स्कूलों का खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है सार्वजनिक कोष। भारतीय संस्थाओं प्रांतीय सरकार के पास, कहाँ पर, स्थानीय संस्थाओं और प्रांतीय सरकार के पास जो भी सार्वजनिक कोष हो, जो भी बैंक हो, कोष हो तथा उसका लाभ उचित अनुपात में बालिका विद्यालय को प्राप्त होना चाहिए, इसका अनुपात रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है छात्रावास। जिन बालिकाओं को दूर से आने में कठिनाई होती है उनके लिए क्या है कि छात्रावास खोले जाए। विद्यालय संचालकों को चाहिए कि विद्यालय संचालकों को चाहिए कि वे छात्रावासों की व्यवस्था करें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सहायता अनुदान। बालिका विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान के नियम में क्या है, सरलता होनी चाहिए जिससे उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा। अभी तक ऐसे बालिका विद्यालयों का अभाव है जिनमें माध्यमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो अथवा माध्यमिक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए इन विद्यालयों में विशेष सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगर बड़ी कक्षा में बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ाना है तो उनके लिए भी विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर निरीक्षिकाओं की नियुक्ति। बालिका विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोगी निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। किसकी? सहयोगी निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। बालिका विद्यालयों का प्रबंध, हस्तांतरण। बालिका विद्यालयों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाए। जहां पर ऐसा संभव ना हो वहां ये कार्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगर स्थानीय संस्था इसको नहीं संभाल पा रही तो सरकार को क्या है, खुद से संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ पर्दा करने वाली महिलाएं, उनकी शिक्षा। अब जो लड़कियां स्कूल जाने लायक हैं, छोटी बच्ची हैं, उनकी शिक्षा की बात तो हो गई। अब बात करते हैं पर्दा करने वाली जो कि शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको पढ़ाने की। उस समय देश में पर्दा प्रथा बहुत जोर पकड़े हुए थी। प्राय पर्दा करने वाली स्त्रियां अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी। इस ऐसी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आयोग का विचार है कि ऐसी अध्यापिकाएं नियुक्त की जाए जो उनके घरों में जाकर अध्यापन कार्य करें। तो पर्दा वाली आपको याद रहेंगी ये पॉइंट्स तो थोड़े। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। आयोग का विचार था कि स्त्रियों के अध्यापन कार्य के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके लिए क्या है, प्रशिक्षण महाविद्यालयों की भी स्थापना की जाए। अब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के संदर्भ में कि मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए। भारतवर्ष में मुस्लिम समाज हिंदुओं की अपेक्षा अधिक अशिक्षित एवं पिछड़ा हुआ था। तो आप लोग देखते हो कि बहुत मुस्लिम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा ही संख्या में होते हैं और क्या है, इन्हें अशिक्षित मतलब कि पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं और पिछड़े हुए होते हैं, बहुत गरीब रहते हैं ये लोग। भारतीय शिक्षा आयोग ने मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सुझाव है। पहला सुझाव दिया है मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्थानीय एवं प्रांतीय कोषों से सहायता प्राप्त हो। कहाँ से? स्थानीय और प्रांतीय दोनों कोषों से क्या है, सहायता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है जिन विद्यालयों में मुसलमानों की संख्या अधिक हो वहाँ के मिडिल एवं हाई स्कूल में हिंदी
और फारसी की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में मुसलमानों की संख्या निर्धारित की जाए कि जिन लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है उनमें मुसलमानों की संख्या भी निश्चित की गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया मुस्लिम अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल एवं प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जाए कि क्या है टीचर्स ट्रेनिंग हो, मुस्लिम अध्यापकों की क्या है टीचर्स ट्रेनिंग भी दी जाए। इसके लिए नॉर्मल स्कूल भी खोले जाए, उनके प्रशिक्षण कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए मुस्लिम निरीक्षकों की अधिक संख्या में नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को क्या है सरकार द्वारा सहायता और मान्यता प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सार्वजनिक शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुस्लिम शिक्षा के संबंध में पृथक रूप से वर्णन किया जाए कि उनकी भी क्या है वार्षिक रिपोर्ट में क्या है अलग से क्या है एक रिपोर्ट तैयार की जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए कि छात्रों को प्रभावित करना है तो छात्रों को क्या है छात्रवृत्तियां दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मुसलमानों के लिए उच्च अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है तो मुसलमानों को क्या है अंग्रेजी सीखने के लिए भी महत्व दिया गया, इस पर जोर दिया गया अर्थात इसकी उन्नति के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इनके लिए भी आर्थिक सहायता दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियों के पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्या है राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानों के उचित अनुपात का भी ध्यान रखा जाएगा। शिक्षित मुसलमानों को क्या है जॉब पे भी रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देसी मुस्लिम विद्यालय को अपने पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों का समावेश करने के लिए आदेश दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है जो संपत्ति मुस्लिम शिक्षा के लिए दी गई है कि जो धनराशि जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए दी गई है जिसका प्रबंध सरकार द्वारा होता है उसकी आय केवल मुस्लिम शिक्षा पर ही व्यय किया जाए। अब बात करते हैं मिशनरियों के बारे में कि मिशनरी प्रयासों के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। मिशनरी इकाइयां उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी जो विदेशी लोग। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों का आंदोलन ही था। जो ईसाई लोग होते हैं उन्हें मिशनरी कहा जाता है, मिशनरियों का आंदोलन ही था। यह आयोग से आशा करती थी कि यह उन्हें उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखने की सरकार से संस्तुति करेगा। इसलिए जब आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के हाथ में सौंप दिया तो मिशनरियों को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। जो ईसाई लोग थे उनको प्राथमिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। वे तो उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा पर क्या है अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। वो तो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर क्या अपना आधिपत्य चाहते थे, उन्हें प्राथमिक शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं थी। सेकेंड ये बताया है कि आयोग ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को भारतीय प्रबंधकों के हाथों में सौंपने का सुझाव दिया। आयोग ने देश के परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करते हुए ये घोषित किया कि भारत एक विशाल देश है। तो किसने घोषित किया? आयोग ने घोषित किया। अर्थात उसकी शिक्षा का जो भारतीय भावनाओं में रुचि लेने वाली संस्थाओं को दिए बिना कोई सरकार इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, इसलिए भारतीयों को सौंप दिया गया। अतः आयोग ने यह सुझाव दिया कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है भारतीय प्रबंधकों के हाथों में सौंप दिया जाए। इस तरह से क्या है कि आयोग ने मिशनरियों की सभी आशाओं और अभिलाषाओं पर क्या है पानी फेर दिया। आयोग ने क्या किया?
मिशनरियों की जो अभिलाषाएं थी, जो इच्छाएं थी, उन पर पानी फेर दिया। अब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि उनके विद्यालयों को भारतीय विद्यालयों से निम्न समझा जाता है, तो वो सोचने लगे हमारे स्कूलों को क्या है, बहुत छोटा समझा जाता है। दूसरी ओर आयोग ने इस निर्णय से भारतीयों को यह आभास हो गया कि उन्हें शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना है और उनके इस उत्तरदायित्व से ही राष्ट्रीय शिक्षा का विकास एवं सुधार संभव है। अब बात करते हैं धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं कि पहला, समस्या की उत्पत्ति। सदैव से ईसाई मिशनरियां शिक्षा और धर्म में अटूट संबंध बताती हुई धार्मिक शिक्षा पर बल देती आ रही हैं। आप देखते होंगे ईसाई क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो धर्म की बातें करते हैं, तो धार्मिक शिक्षा पर क्या अधिक बल देते आ रहे हैं। भारत के सभी हिंदू और मुसलमान इन मिशनरियों के शिक्षा प्रयत्नों पर संदेह करते थे, उन पर क्या है, डाउट होता था। वे स्वयं ईसाई धर्म की आलोचना कर अपने धर्म की शिक्षा पर बल देते थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि सुधार संस्थाओं ने अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को स्थान देने की भी मांग की गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया, हुआ है समस्या निवारक सुझाव। आयोग ने धार्मिक शिक्षा की समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार किया और इसके बाद निम्नलिखित सुझाव भी दिए। पहला सुझाव देख लेते हैं यहाँ पर, राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान ना की जाए। ऐसा होगा तो सभी लोग क्या करेंगे कि स्कूलों में क्या है, पूजा पाठ की गीता लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या है, राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है, गैर सरकारी विद्यालयों के व्यवस्थापक यदि चाहे तो धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसका प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ, धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को आर्थिक सहायता देते समय उनकी लौकिक शिक्षा का ध्यान रखा जाए। लौकिक शिक्षा का ध्यान जरूर रखा जाए, ये बताया हुआ है। अब बात करते हैं हम हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के संदर्भ में कि हरिजनों और पिछड़ी जाति के बारे में क्या सुझाव दिए। आयोग ने हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के निष्पक्ष जांच करने पर यह अनुभव किया कि इन जातियों को अति प्राचीन काल से अवहेलना की जा रही है, जिनके कारण वे पूर्णतया अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई है और अतः आयोग ने क्रमशः उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उनमें शिक्षा प्रसार हेतु निम्नलिखित सुझाव भी दिए। अब देखते हैं हरिजनों और पिछड़ी जातियों के शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये दिया है कि सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वार हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिए जाएं, कि उन्हें भी शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले ऐसा होता था ना कि जो नीची जाति के होते थे उनको मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था, अगर स्कूल में पढ़ने भी जाते थे तो उनको बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था, गड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। इसलिए कि सरकारी नगर पालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं ने क्या किया कि विद्यालयों में हरिजनों के लिए द्वार खोल दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया है कि जिन स्थानों पर इन छात्रों के प्रवेश पर अन्य जातियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाए वहाँ उनके लिए पृथक विद्यालय स्थापित किए जाए। अगर ऐसा है कि कोई बहुत ही क्या अमीर है या फिर ऊंची जाति से है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकते तो नीची जाति के लिए भी क्या है, स्कूल खोल दिए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, विद्यालय में छुआछूत एवं जाति विभेद को समाप्त करने के लिए जबरदस्ती ना की जाए बल्कि बुद्धिमानी पूर्वक समस्या का समाधान किया जाए। अब छुआछूत की भावना अगर स्कूल में फैल रही है तो ऐसा नहीं कि मारपीट पर उतर आए, बुद्धिमानी समझदारी से काम लिया जाए और समस्या का समाधान किया जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब आदिवासियों पर्वतीय जातियों की शिक्षा के संदर्भ में। भारतीय शिक्षा आयोग ने आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए भी निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। अब देखते हैं कौन से सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव दिया है कि सरकार को चाहिए कि वह स्वयं आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करे, कि सरकार क्या है,
कि खुद से क्या है आदिवासियों के लिए क्या है स्कूलों का प्रबंध करे। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है, इन जातियों की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं सरकार उन्हें सहायता देकर प्रोत्साहन प्रदान करे, कि जो प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर तो उनको भी क्या है सहायता दे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, इन जातियों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। क्या पहाड़ी इलाकों में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होनी है कि इसका इनकी शिक्षा का माध्यम इनकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, तो क्या है इनको जो शिक्षा दी जा रही है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जातियों के अध्ययन के लिए शिक्षकों का चुनाव जहाँ तक हो सके इन्हीं की जातियों से किया जाए, इनके ही नॉर्मल स्कूलों का प्रबंध किया जाए जिससे वे थोड़े थोड़े समय में ही प्रशिक्षित हो जाएं। तो क्या है यहाँ भी प्रशिक्षण का क्या है व्यवस्था की जाए और क्या है इन जातियों के जो लोग हैं उन्हीं को क्या है प्रशिक्षित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन जातियों के अध्ययन का ढंग इस प्रकार का होना चाहिए कि वे शीघ्र सभ्य जातियों के संपर्क में आ जाए, कि वो अच्छी तरह से सभ्यता सीख ले। आई होप आप लोगों को ये सब पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो अगर आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।